नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे हो। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित कहानी बिंदा का अगला भाग। आवाज सरोज शर्मा। महादेवी जी कहती हैं कि बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे। मैं जानती ही नहीं थी कि बिंदा ने कौन सा अपराध किया है, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं अब परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। चौक के खंभे से दिन दिन भर बंधा पाया भी देखा था। भूस से मुरझाए मुख के साथ पहरों नई अम्मा और खटोलों में सोते मोहन पर पंखा झलते हुए भी देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा और घुंघराला बाल मिलने पर भी दंड बिंदा को ही मिलता था। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उसे कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उसके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंदा ऐसी ही बैठी रही, मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाया हुआ दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी अवश्य, पर वह उसकी उंगलियों से छूटकर गिर पड़े थे, क्योंकि पतीली गर्म होने से हाथ जल रहे थे। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पे खड़ी बिंदा का रोना देखकर मैं तो हतप्रभ रह गई थी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी उसको ऐसी स्थिति में देखकर। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझाना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा लेने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय सा हो उठा। आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। उसे मैं अपने घर में खींच लाई अवश्य, पर न ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और न छिपाने का स्थान मैं खोज पाई। इतने में दीवारें लाग कर आने वाले पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रोकती थी। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसी बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना उसके लिए बन गया है। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य को घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेशवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना बहुत ही कठिन है। पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में क्षमा का कोई भी स्थान नहीं था और न ही अपील करने का अधिकार। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते हुए नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहां हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती? पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूंस कर हंसी रोकने लगी।
जब मेरे मन का कोई समाधान नहीं हुआ, तब मैं एक दिन दोपहर को सभी की आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी हुई थी। आंखें गड्ढे में धंस गई थी, मुख दानों से भर कर न जाने कैसा हो गया था, और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने में भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर दवा की शीशियां सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछौने के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का कोई अस्तित्व है, यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई थी। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर खंड में रहती है, शायद चेचक के डर से। सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। उसके बाद फिर बिंदा को मिलन संभव नहीं हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर चली गई। जाते जाते वे मुझे बाहर न निकलने का आदेश देना नहीं भूले थे। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया था। बालपन मन बेचैन था कि क्या हुआ, बिंदा कहाँ है, देखने के लिए मैं व्याकुल हो गई थी। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती भी नहीं थी, और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। अतः खिड़की से झांक कर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ ना देख सकी, और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका? आदि प्रश्न मेरे इस छोटे से बुद्धि की परीक्षा लेने लगे थे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएगी, और बैठ ना सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं है। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है, और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने का प्रतिज्ञा करने लगा। कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई है। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के पास आसपास फैले छोटे छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती थी, पर इतनी दूर से पहचान करना मेरे लिए संभव नहीं था। तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी कभी खत्म नहीं हुई, कभी हो सकेगी भी नहीं। इसे कौन बता सकता है? यह सब मेरे साथ ही जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।